साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच हम शुरू करें। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा हमेशा की भांति स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय है आज का राजनीतिक सत्ता का उपयोग न्यायपूर्ण और उदार बुद्धि से करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पृष्ठ संख्या 453 से 455 तक का क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। इस महीने के पहले हफ्ते में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नागपुर बनहाट के आसपास दौरे पर गए थे। रविवार 3 मई 1936 के दिन दोपहर में नागपुर स्टेशन हजारों एक्सप्रेस उनके स्वागत के लिए इकट्ठा किया गया। मानपत्र का आशय इस प्रकार था: सार्वजनिक कार्यों के अलग अलग क्षेत्रों में आपने काम किया है। अस्पृश्यों के कल्याण के लिए राजनीतिक और सामाजिक कार्य में अत्यंत उत्साह धीरज के साथ आपने लगातार परिश्रम किए हैं। नासिक और महाड़ सत्याग्रह कर बहुजनों को उनकी चिरकालीन निद्रा से जागृत किया है। बहुजनों अर्थात अस्पृश्य वर्ग में स्वाभिमान की ज्योत जगाकर समाज में उनके न्यायपूर्ण अधिकारों का एहसास उन्हें दिलाया। ये मानपत्र में जो शब्द इस्तेमाल किए गए, संगठन की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजक कमेटी है उसकी तरफ से मानपत्र के ये शब्द यहाँ पर आपके संज्ञान में लाए जा रहे हैं। मानपत्र क्या जवाब दिया बाबा साहब ने, ये जस्ट अभी हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। बहुजनों के हकों के लिए समाज में सही दर्जा पाने के लिए आंदोलन करने का सारा श्रेय आपको ही जाता है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज फेडरेशन आपके परिश्रम की साक्ष्य देता है। राजनीतिक मामलों में भी आपने ऊंचा दर्जा हासिल किया है। साइमन कमीशन को सहकार्य देने के लिए मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा नियुक्त की गई कमेटी के सदस्य के नाते आपने जो भिन्न मत पत्रिका लिखी है उसे आपकी कुशाग्र बुद्धि के दर्शन होते हैं। इतना ही नहीं, अपने देश के हित संबंधों की रक्षा को लेकर आपकी चिंता भी इसमें व्यक्त होती है। गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्य वर्ग की ओर से आपने जोरदार समर्थन दर्ज किया और पुणे समझौता के बारे में आपका कार्य जगजाहिर है, उसका जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मानपत्र का जवाब देते हुए डॉक्टर बाबा साहब ने कहा कि म्यूनिसिपैलिटी के से मानपत्र लेने का मेरे जीवन का ये दूसरा मौका है। अब बाबा साहब का स्पीच यहाँ से शुरू होता है। सम्मानित साथियों, अंत तक जरूर देखिएगा बाबा साहब का ये स्पीच। हमारा आपसे यही निवेदन है। कई म्यूनिसिपैलिटियों ने मुझे मानपत्र देने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन मानपत्र न स्वीकारने की नीति का मैं अनुसरण करता हूँ। यहाँ पर इस कार्यक्रम में मानपत्र दिया जा रहा है बाबा साहब को, लेकिन बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हम मानपत्र लेना नहीं चाहते, हम इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और इसी नीति का हम अनुसरण करना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी के मन में ये सवाल उठे कि मैं इतना कृतज्ञ क्यों हूँ, लेकिन इसमें कृतज्ञता कोई नहीं है। राष्ट्रीय अखबार और संस्थाओं की नज़र में मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मुझे हमेशा लगता रहा है कि लोग मेरा गौरव करें अथवा न करें, मेरा काम पवित्र है। बाबा साहब को अपने कार्य पर पूर्ण विश्वास था। इस तरह के जो मानपत्र दिए जाते हैं उनमें सुधार के बारे में महानता दिखाने के लिए जो झूठ लिखे जाते हैं उसमें कन्वेंशनल लाइज ऑफ सिविलाइजेशन का बड़ा हिस्सा होता है। मानपत्र न लेने के अपने निर्णय के लिए मैंने पहला अपवाद वसई म्यूनिसिपैलिटी के बारे में किया। कुछ मित्रों की खातिर मुझे वह स्वीकारना पड़ा। नागपुर म्यूनिसिपैलिटी इसका दूसरा अपवाद है और मुझे इस बात का भी दुख नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी के सदस्यों ने इस मानपत्र का खर्चा खुद वहन करने की बात मान ली है। इसी से मैं मानता हूं कि इस मानपत्र के साथ भावनाएं भी जुड़ी हैं। आज के कार्यक्रम का राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आप मुझे माफ़ करें। मेरे बारे में लोगों में तरह तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। मुझ पर लोग अपने टीकास्त्र जितना तराशते हैं उतना किसी और पर शायद ही तराशते होंगे। मेरी आलोचना करने वालों का रुख ऐसा है कि उन्हें लगता है कि अल्पसंख्यकों के नाम से जो करार मशहूर है उसका असल गुनहगार मैं हूँ। गोलमेज सम्मेलन में मैंने जो नीति सामने रखी थी उसके बारे में मुझे कोई खेद नहीं है। गोलमेज सम्मेलन में मैंने जो काम किया है
उसे पढ़ने की अगर आपने तकलीफ़ की तो आप समझ जाएंगे कि विभिन्न समस्याएं हल करने के बारे में मैंने जो सूचनाएं रखी थीं वे कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की रखी सूचनाओं से बेहतर दर्जे की थीं। मैं जो कह रहा हूं उसका साक्ष्य मिस्टर गांधी खुद देंगे। अल्पसंख्यकों ने गोलमेज सम्मेलन में जो नीति पेश की थी वह न्यायपूर्ण थी। इतना ही नहीं, मेरे मत में वह उदारता भरा भी था। आयरलैंड अल्स्टर वालों ने होम रूल के आंदोलन में जो जवाब दिया था उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। अल्स्टर में प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यक थे और दक्षिण आयरलैंड में रोमन कैथोलिक बहुसंख्या में थे। दक्षिण आयरलैंड के प्रतिनिधि श्री रेडमंड ने अल्स्टर वालों से कहा कि आप जो चाहें वे सहूलतें दूंगा, लेकिन इंग्लैंड से जाकर नहीं मिलना, होम रूल को समर्थन दें। तब कार्सन ने उनसे कहा कि आग लगे आपके होम रूल को, हम कैथोलिकों के राज्य में नहीं रहेंगे। गोलमेज सम्मेलन में भारत के अल्पसंख्यकों ने कहीं भी क्या ये कहा है कि स्वेच्छा मिले या न मिले हम हिंदुओं के राज्य में नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं कहा है। बाबा साहब कहते हैं कि डोमिनियन स्टेट्स या होम रूल की राह में हमने कोई अड़ंगे खड़े नहीं किए, हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि हमें सुरक्षा प्रदान करें। इसमें और हमें और अन्य देशों के अल्पसंख्यकों में यही महत्वपूर्ण फर्क है। अब अगर सुरक्षा के बारे में बोलना हो तो रोम साम्राज्य में भी पेट्रिशियंस और प्लेबियंस इस तरह के दो हिस्से थे और उनके चुनाव पृथक चुनाव क्षेत्र से ही होते थे। पृथक चुनाव क्षेत्र बनाने में कोई पाप नहीं है, उसमें कोई कारस्तानी नहीं है, षड्यंत्र नहीं है। बाबा साहब यहाँ पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जो दोहरा मताधिकार का बाबा साहब ने डिमांड किया था उसी बात को लेकर बाबा साहब यहाँ अपनी बात को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। बहुसंख्यक हिंदुओं से मेरा यही कहना है कि आप बहुसंख्यक हैं, इसलिए जो सत्ता आपके हाथ में आएगी उसका न्यायपूर्ण ढंग से उदारता से उपयोग करें। भारत की राजनीति उन्नति अगर थम गई तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। हमें मिले अधिकार अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए आप जिस अनुपात में प्रयोग में लाएंगे उसी अनुपात में ये बात तय होगी कि आपने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाई है अथवा नहीं। आपने जो मानपत्र दिया है उसके लिए एक बार और मैं आपको धन्यवाद देकर अपनी बात पूरी करता हूं। उसके बाद उपाध्यक्ष राव साहेब फूले ने डॉक्टर अंबेडकर और मेहमानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों की मांगों के बारे में हिंदुओं को कोई शिकायत नहीं है। उनका कहना तो सिर्फ यही है कि इस परिस्थितियों के साथ जो नीति वे अपनाएंगे वह राष्ट्रीयत्व की पोषक हो और जातियों के बीच पल रही द्वेष की भावना को खत्म करने वाली हो। हिंदी राष्ट्र को जातियों में विभाजित करने वाली नीति न अपनाएं। डॉक्टर अंबेडकर की गोलमेज सम्मेलन में अपनाई गई राष्ट्रीयता के लिए पोषक थी, ये हम मानते हैं। सभी अल्पसंख्यक अगर राष्ट्रीयता के लिए पोषक नीति अपनाएंगे तो हिंदू समाज को चाहे जितना स्वार्थ त्याग करना पड़े, किसी को उसके बारे में शिकायत नहीं होगी। इसके बाद कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपने अंत तक सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, लेकिन हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने में सफल रहे। मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का एवं आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार के संकलनकर्ता के रूप में जिम्मेदारी का लगातार निर्वहन करते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने अर्थात प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।